हे देयर स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में 2 मार्क्स के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है और हम थ्योरी लेक्चर्स में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देख भी चुके हैं। एनीवेज मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और आप सॉल्व करने की कोशिश करें। A 4-stage pipeline has the stage delays as 150, 120, 160 and 140 nanoseconds respectively. Registers that are used between the stages have a delay of 5 ns each. Assuming a constant clocking rate, the total time taken to process 1000 data items on this pipeline will be. तो ये स्टेज डिलेज आपको गिवन है 150, 120, 160, 140 नैनोसेकंड्स रेस्पेक्टिवली फॉर स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। और ये बफर डिले आपको गिवन है 5 नैनोसेकंड्स फॉर ईच इंटरमीडिएटरी बफर। अब क्वेश्चन में एक लाइन गिवन है फॉर अ कांस्टेंट क्लॉकिंग रेट, या शायद एज्यूमिंग अ कांस्टेंट क्लॉकिंग रेट, ऐसा कुछ था। बट हमें क्लॉक रेट को कांस्टेंट रखना है और यहाँ पे डिलेज कांस्टेंट नहीं है। तो हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, इस डिले को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिले है किसी भी स्टेज के लिए। मतलब कि अगर हम 160 सेकंड को कंसिडर करें तो उससे क्या होगा, तब तक ये सारी स्टेजेस, क्योंकि इनका डिले 160 से कम है, ये सारी स्टेजेस अपना डाटा प्रोसेस कर चुकी होंगी। बाय चांस अगर मैं 120 को मान लूं कि सभी स्टेजेस के लिए इस डिले को हम कंसिडर कर लें, जो कि एक्चुअली नहीं करना चाहिए, बट अगर हम कर लें तो क्या होगा, तब तक किसी भी डिले स्टेज ने अपना डाटा प्रोसेस नहीं किया होगा। तो वो तो नहीं चलेगा, यानी कि हमें लार्जेस्ट डिले को ही कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम स्टेज डिले को मान लें 165, तो उससे क्या होगा, 160 नैनोसेकंड्स होने तक, यानी कि 0 से लेकर 160 नैनोसेकंड्स तक इस स्टेज ने और इस स्टेज ने अपना डाटा प्रोसेस करके इन 3 बफर्स में रख दिया होगा। और जैसे ही 160 नैनोसेकंड्स पूरे होते हैं, इस स्टेज ने भी अपना डाटा प्रोसेस करके यहाँ पे रख दिया होगा। अब हम उसके बाद एक क्लॉक देंगे, जिससे क्या होगा, ये बफर से डाटा अगली स्टेजेस में चला जाएगा। यानी कि बफर्स में डाटा आने के बाद अगली स्टेज में जाना सभी स्टेजेस के लिए एक कांस्टेंट टाइम के बाद ही होगा, चाहे वो डाटा को प्रोसेस करने में अलग अलग टाइम ले रही हैं। यानी कि 160 सेकंड्स के बाद हम इन सभी बफर्स को एक सिग्नल देंगे जो अपना डाटा नेक्स्ट स्टेज में पुश कर देंगे। यानी कि जो डाटा यहाँ पे है अब इस स्टेज में आ जाएगा एज अ इनपुट टू दिस स्टेज। मतलब जो इसकी आउटपुट थी अब वो इसकी इनपुट है। एनीवेज, क्योंकि अब हम स्टेज डिले मान रहे हैं 160 और 5 सेकंड लगेंगे बफर्स को। अब बफर्स देखो सारे पैरेलली काम कर रहे हैं, यानी कि 160 सेकंड्स के बाद इन चारों के चारों बफर्स को एक ही टाइम पे क्लॉक मिलेगी अपना डाटा नेक्स्ट स्टेज को देने के लिए। यानी कि टोटल 5 सेकंड ही लगेंगे। इन्हें 4 से मल्टीप्लाई करके 20 सेकंड मत मान लेना। तो 5 नैनो सेकंड्स हो गए बफर्स के। इन टोटल क्लॉक 165 नैनो सेकंड्स के बाद जनरेट होगी। यानी कि ये है आपका टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक 165 नैनो सेकंड्स। अब आपको कहा है कि 1000 डेटा आइटम्स को प्रोसेस करना है। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि प्रोग्राम में 1000 इंस्ट्रक्शंस हैं, 1000। एंड यू वेरी वेल नो कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को जितनी स्टेजेस हैं उतनी क्लॉक्स लगेंगी, क्योंकि उस टाइम पे पाइपलाइन पूरी खाली होगी, यानी कि 4 क्लॉक्स। और जो रिमेनिंग जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि 9 इंस्ट्रक्शंस, इन्हें एक एक क्लॉक लगेगी सबको। 1 क्लॉक फॉर ईच इंस्ट्रक्शन, यानी कि टोटल कितनी हुई, 999 क्लॉक्स। इतनी इंस्ट्रक्शन हैं, सभी को एक लग रही है, तो टोटल इतनी लगेगी। अब 999 क्लॉक्स
प्लस 4 क्लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। पूरे प्रोग्राम के लिए कितनी लगी? 999 प्लस 4 यानी कि 1003 क्लॉक्स। ओके, अब इतने क्लॉक्स लग रही हैं और एक क्लॉक को इतना टाइम चाहिए। टोटल टाइम आप इन्हें मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो, which comes out to be 1003 multiplied by 165 nanoseconds, which is equivalent to 1003 multiplied by 165 microseconds divided by 1000। ओके, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया माइक्रो सेकंड्स में, क्योंकि चारों ऑप्शंस माइक्रो सेकंड में ही है, तो हमें आंसर माइक्रो सेकंड में ढूंढना पड़ेगा। विच इज इक्विवेलेंट टू 1.003 मल्टीप्लाइड बाय 165 माइक्रो सेकंड। अब ये 1.003 बहुत छोटा नंबर है, यानी कि डेसिमल के बाद 2 जीरोस हैं और फिर एक डिजिट है, तो आप इसे निगलेक्ट करके 1 भी मान सकते हो, यानी कि 165 मल्टीप्लाइड बाय 1। और ऑप्शंस में से देख लो, जो ऑप्शन है 165 या 165 पॉइंट समथिंग, वो सही आंसर होगा। लेट मी फाइंड आउट। ऑप्शन नंबर सी है 165.5, तो वही आंसर होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने की हमें जरूरत नहीं है। दिख ही रहा है कि 165 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 1.003 बहुत छोटा नंबर है। देखो 165 से कम तो वैसे भी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम 165 को ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वैसे ही गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी वैसे ही गलत है। बचे ऑप्शन सी एंड डी, वहां पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि डी तो आंसर हो ही नहीं सकता। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन सी 165.5 माइक्रो सेकंड्स।